नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे नितिन नवीन की नई टीम में यूपी के दबदबे की। क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है? क्योंकि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में सबसे ज्यादा 8 चेहरों के साथ अकेले उत्तर प्रदेश का दबदबा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। संगठन में लगभग 40% पिछड़े और वंचित चेहरों को आगे बढ़ाकर और स्मृति ईरानी की धमाकेदार वापसी के साथ ही बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ 2 बड़े मुस्लिम चेहरों को जिम्मेदारी देकर अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है, या यूं कह लीजिए कि सीधे सेंधमारी का दांव चला है। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में जाटों और दलितों को साधकर विपक्ष की चौतरफा घेराबंदी कर दी गई है। अब बड़ा सवाल यही कि क्या नितिन नवीन का ये सोशल इंजीनियरिंग प्लान 2027 में वोट का जुगाड़ फिक्स कर पाएगा, या फिर विपक्ष के पास बीजेपी की इस ओबीसी और जाट वाली तगड़ी काट का कोई तोड़ मौजूद है? चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। जरा देखिए आप। नितिन की नई टीम में पीडीए की काट, बीजेपी 27 चुनाव में सपा को देगी मात। बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को दी धार, सपा की बढ़ेगी मुश्किल या होगी नैया पार। क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है? क्या अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया है? नितिन नवीन की नई टीम में उत्तर प्रदेश का जबरदस्त दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। पूरी टीम में सबसे ज्यादा 8 चेहरे अकेले यूपी से शामिल किए गए हैं। सोशल इंजीनियरिंग और सटीक जातीय समीकरण के सहारे विपक्ष की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। इस नई टीम की बनावट को अगर ध्यान से देखें तो इसमें लगभग 40% चेहरे पिछड़े, अति पिछड़े और वंचित समाज से आते हैं। साफ है कि बीजेपी ने सिर्फ पद नहीं बांटे, बल्कि 2027 के लिए वोट का जुगाड़ भी पुख्ता कर लिया है। ओबीसी और 4 चेहरों को तरजीह देकर विपक्ष के सोशल इंजीनियरिंग के दावों की भी हवा निकालने की तैयारी की है। इतना ही नहीं, मुस्लिम चेहरों को अहम और बड़ी जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने अखिलेश यादव के कोर वोट बैंक में सीधे सेंधमारी का दांव चल दिया है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी टीम का गठन कर दिया है। टीम पूरी तरह संतुलित है, सक्षम है, सुयोग्य है, सभी क्षेत्रों का, सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, युवाओं का प्रतिनिधित्व। एक ऐसी टीम है जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रीढ़ साबित होगी, एक अगुवा साबित होगी, और आने वाले खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें सबसे अधिक प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी की लग है, 27 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़े और जीतेगी, क्योंकि विपक्ष इसके सामने खड़ी नहीं हो पाएगा। उसमें वही आरएसएस की कट्टर विचारधारा के लोग और जो लोग भारत में सांप्रदायिक नफरत फैला रहे हैं, उन्हीं का दबदबा दिखता है। और जनता ने जिन्हें रिजेक्ट कर रखा है, जैसे स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, सतीश पूनिया, तमाम ऐसे लोग हैं जो जनता से रिजेक्टेड हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट में हिट है। नितिन नवीन टीम घोषित होते ही ये प्रदर्शित होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की घबराहट किस कदर प्रदर्शित हो रही है, ये सामने देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन का बढ़ता हुआ ग्राफ भारतीय जनता पार्टी की प्रदर्शित होती हुई घबराहट इस बात का द्योतक है कि वर्तमान में जो चुनाव आ रहा है 2027 का, उसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंचने जा रही है। आज कुछ फूके हुए कारतूस जैसे स्मृति ईरानी जैसे लोगों को संगठन में जगह देना साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच रही है। जैन जी के विरोध के चलते जितना समर्थन इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को मिला है, पीडीए से भारतीय जनता पार्टी की घबराहट बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि इस टीम के पीछे दिमाग है शीर्ष नेतृत्व का, लेकिन जमीन पर चेहरा है नितिन नवीन। विनोद तावड़े के संगठनात्मक अनुभव से लेकर स्मृति ईरानी की आक्रामक राजनीति तक,
इस टीम में हर वो एलिमेंट शामिल है जो किसी भी चुनाव को जिताऊ चुनाव में बदल सकता है। दावा है कि हैट्रिक के अरमान को पूरा करने की दिशा में बीजेपी का एक बहुत बड़ा संगठनात्मक कदम है। जो चेहरे शामिल किए गए हैं उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, प्रोफेसर तारिक मंसूर, राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर भोला सिंह, संगीता यादव, डॉक्टर स्वदेश सिंह, मोर्चा अध्यक्ष अमरपाल मौर्य शामिल हैं। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी का ये नया प्रयोग यूपी में विपक्ष के हर जातीय गणित को फेल कर देगा? क्या वाकई पीडीए की काट ओबीसी और जाट का ये नया समीकरण बनने वाला है? नितिन नवीन की इस नई टीम के दम पर क्या बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक का रास्ता साफ कर पाएगी? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 2027 से पहले विपक्ष की घेराबंदी पूरी हो चुकी है? लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी खबर। चलिए चर्चा करते हैं बीजेपी की ओर से। बीजेपी की प्रवक्ता अपर्णा दीक्षित हमारे साथ हैं। अपर्णा जी, स्वागत है आपका। इसके साथ ही अशोक तिवारी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, आपका भी स्वागत है। विशाल लोधी राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। विशाल जी, स्वागत है आपका भी। और इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवेद शिकोधी मौजूद हैं। नवेद जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं अशोक जी आपके पास आना चाहता हूं और सीधा सवाल मेरा आपसे है सर, ऐसा लग रहा है कि पीडीए करके आपने भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया जिससे बीजेपी को ऐसा लगता है कि भाई ज्यादा पीडीए कर रहे हो ना आप, हम आपको बताते हैं कि पीडीए क्या होता है। और आपके उसी पीडीए में सेंधमारी के लिए यह टीम तैयार की गई है। 8 चेहरे हैं और इन 8 चेहरों को इस तरीके से लाया गया है, या यूं कह लीजिए कि इस टीम को ऐसे सजाया गया है कि आपके पीडीए की हवा निकल जाए, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। जो आपका कोर वोटर है वही चोट करने की कोशिश की है। बचेंगे कैसे? देखिए भाई जी, भारतीय जनता पार्टी वैसे ही अपने आखिरी दिन गिन रही है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अंतिम सांसें गिन रही है। ऐसे में कुछ भी करेगी वो। मान लो नितिन नवीन जी को ही ले लीजिए। नितिन नवीन जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका शो कितना फ्लॉप रहा उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में आए, उनका स्वागत करने के लिए कोई जनता में से कोई नहीं गया, कार्यकर्ता भी उनके नदारद रहे। इतना फ्लॉप शो तो किसी भी अध्यक्ष का नहीं रहा भाजपा में जितना इस समय रहा। क्योंकि अब हालात यह है कि 14 से जनता देख रही है, 14 से, यानी 12 साल केंद्र में हो गए और कई 10 साल होने को आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। इतने दिनों में कोई भी वादा जब पूरा नहीं किया जाएगा, जुमले कहे जाएंगे और 2 करोड़ नौकरियों की बात की जाएगी, नहीं दी जाएगी, आरक्षण का हक मार दिया जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, जो है बिल्कुल बेरोजगारी दूर नहीं होगी, परीक्षाएं लीक कराई जाएंगी, कानून व्यवस्था की हालत भी जो है छिपी नहीं किसी से है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। तो सवाल इस बात का है, जनता का तो मोहभंग हो चुका है भाजपा से जनता का। ऐसे में कोई भी टीम लाएंगे फिसड्डी साबित होगी। और इस टीम में है कौन? स्मृति ईरानी जी, जो कि अपना चुनाव हार चुकी हैं। उनका कोई इमेज नहीं है जनता में, इस समय जनता से कोसों दूर है। सवाल इस बात का है, जब जिसका अध्यक्ष ही फ्लॉप हो, जिसका अध्यक्ष ही कमजोर हो, उसकी ही कोई बिसात न हो, उसकी कोई पूछ न हो, वो पार्टी तो वैसे ही पतन के गर्त में जा रही है। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमें तैयारी तो अपनी मजबूत रखनी है। जनता जन समर्थन जो हमारा है, उस जन समर्थन को और व्यापक करना है, जनता के बीच में ज्यादा रहना है, जनता को जो है सारी बातें बतानी है, समझानी है। और जनता तो खुद समझदार है। जनता ने 24 में ही मन बना लिया है कि भाजपा को खदेड़ने का, और 27 में और ज्यादा खदेड़ेगी जनता पूरी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में है। वो दिन देख रही है, कब वो दिन आए, कब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अरे अशोक जी, जितना आप हल्के में ले रहे हो उतना हल्के में लेने की जरूरत नहीं है आपको। भाई आप देखिए, 8 चेहरों में 2 मुसलमान हैं। कहां सो रहे हैं आप? भाई जिसको आप अपना कोर वोटर मानते हैं, 2 मुसलमान शामिल कर लिए। मौर्य, कुशवाहा, जो दल ही भाई जिस पर आप डोरे डालते हैं, जिसको आप मानते हैं कि ये हमें छोड़ के जाएगा कहां, सब तो शामिल कर लिए। अरे सर, आप ये क्यों भूल रहे हैं? जहां जनता का मोह भंग हो जाता है वहां कोई नेता कुछ भी नहीं कर सकता है। और नेता भी कौन है? नेता भी दगे कारतूस हैं। नेता भी इनके जो है, अब वो नेता नहीं है जो नेता कभी हुआ करते थे भाजपा में। तो अभी से आप कैसे कह सकते हैं भाई? नितिन नवीन को तो अध्यक्ष बने ही अभी कुछ ही महीने हुए, तो अभी से उनको दगा हुआ कारतूस कहकर
मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं? जनता ने नकार दिया। अच्छा, लखनऊ की जनता ने उनको नकार दिया है, उनके इर्द गिर्द भी नहीं गई कोई है। चुनाव हुआ था क्या? नितिन नवीन निहायत फ्लॉप राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नहीं, कोई नितिन चुनाव नवीन हुआ के था आते क्या? ही बिहार में क्या हाल हुआ भाई एक वायरल बिहार में वीडियो के हारे। आधार पर, नहीं बिहार में अशोक हारे, तिवारी जी, दतिया आप एक गंभीर नेता हैं, एक वायरल वीडियो के आधार पर किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप फ्लॉप साबित कर देंगे क्या? भाई कोई चुनाव तो हुआ नहीं अभी, उनके नेतृत्व में हुआ है उनके यूपी ऐसे में। चुनाव हुए, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, बिहार में बुरी हार हारे, आज उन्हीं की सीट अपनी सीट हार गए। वो जिस सीट पर नितिन नवीन थे वही सीट हार गए। इससे शर्मनाक और हार ठीक क्या है, होगी? नहीं आज चलिए, आप बिहार बुरा पहुंच है, गए, मैं यूपी की बात कर रहा था, इससे बुरे लेकिन दिन आप क्या बिहार होंगे? पहुंच गए क्योंकि जो आपको सूट करता है वही भाजपा बोलेंगे। के इससे हाँ ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। इससे लेकिन बुरे अपर्णा दिन जी, होंगे नहीं भाजपा के बुरे दिन चल रहे हैं इस समय। अपर्णा जी, उल्टी गिनती भाई चालू पहले भाजपा तो की ये है। कहा जा रहा है कि आप पीडीए से इतना डर गए कि अब आपको जो फील्डिंग सेट करनी पड़ रही है ना मैदान में, वो पीडीए के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ रही है, पीडीए के हिसाब से ही करनी पड़ रही है। और ये 24 में आपको समझ आ गया है कि भाई पीडीओ को तो साधना पड़ेगा, अगर पीडीओ को नहीं साधेंगे तो फिर हमारी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक तो ये आरोप लग रहा है, और दूसरा आरोप ये लग रहा है कि भाई क्या जो इसके पहले जो टीम थी वो टीम क्या ठीक से काम नहीं कर रही थी क्या? वो फ्लॉप साबित हो गई थी, इसीलिए आपको ये नई टीम लानी पड़ी चुनाव से पहले। नमस्कार अमित जी और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्ते, दर्शक जो देख रहे हैं उनको नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये जो नई टीम बनी है इसमें ही पिछड़ों को, दलितों को और अल्पसंख्यकों को जगह नहीं मिली है। मैंने कहा कि जब पिछली जो टीम थी उसमें भी हम इसी प्रकार से हर जाति विशेष के आधार पर, जातियों के आधार पर उनको आगे रखकर उनकी आगे सुनवाई हो सके, हर जाति वर्ग विशेष का हमने ध्यान रखा है। चाहे नितिन नवीन जी की टीम हो, चाहे हमारे जेपी नड्डा की टीम हो, चाहे हमारे अमित शाह जी की टीम हो, और उससे पहले हमारे राजनाथ सिंह जी की टीम हो। हमने हमेशा हर जाति विशेष वर्ग को आगे रखा है। ये मिथक है और ये झूठ है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जाति की चलती है या फिर एक जाति की बात करते हैं। हमने हमेशा ओबीसी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबको ध्यान में रखा है। और ये नई जो टीम बनी है इसमें 40% से अधिक तो ओबीसी है, बाकी दलित हैं, अग्रणी हैं, और 11 तो महिलाएं ही हैं। आप देख लीजिए इतनी बड़ी टीम में। तो हमने हर चीज को तवज्जो दिया, हर चीज को प्राथमिकता दी है। और रही बात, अशोक जी कह रहे हैं कि नितिन नवीन जी अपनी ही सीट से हार गए, मैं इनको बताना चाहती हूँ कि चलिए आपने एक्सेप्ट तो किया, अगर वो हार गए तो कम से कम चुनाव में धांधली तो नहीं हो रही है। अब अखिलेश यादव जी तो ये भी कह रहे थे कि वो इसलिए हारे हैं चुनाव क्योंकि उनको कहीं ये न लगे कि ये दूसरा बड़ा चुनाव जीतेंगे, इसलिए उन्होंने इस सीट को हरवा दिया। तो चित्त भी मेरी पट भी मेरी जैसे बयानों को जनता नकारात्मक रूप से देखती है, सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखती है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। पीडीए का परिभाषा आप देखिए बदल जाता है, हर महीने बदलता है। पीड़ित हो गया, पंडित हो गया, पिछड़ा हो गया। और आप अगर सच में पीडीए का परिभाषा समझेंगे तो पीडीए का मतलब सिर्फ अखिलेश यादव जी है, जिसमें यादव है और उन्हीं की चलती है, उन्हीं की बात सुनी जाती है पूरी पार्टी में, किसी और की बात सुनी नहीं जाती है। और रही बात हमारी भारतीय जनता पार्टी से, आप कंपैरिजन जो कर रहे हैं ना, कहीं दूर दूर तक नहीं खड़े हैं आदरणीय, क्योंकि सबको पता है कि ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें हर वर्ग विशेष की जगह है, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे वो दुखी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो। ऐसे ही अगड़ों के मामले में, अल्पसंख्यकों के मामले में है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलने वाली ये पार्टी है। अच्छा, इतनी बड़ी कैबिनेट है अपर्णा जी, मुझे बताइए, इतनी बड़ी कैबिनेट है, इतनी बड़ी कैबिनेट है, उसमें कितने मुसलमान मंत्री हैं अभी वर्तमान में? अमित जी, दूसरी मेरी एक बात और रहेगी, वो मैं कंप्लीट करूं उसके बाद नहीं, आप पूरा कर लीजिए मैम, मैं तो जानना चाह रहा हूं भाई। यहां पर 8 लोगों में 2 मुसलमान हैं, वहां इतनी बड़ी कैबिनेट है आपके पास, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मंत्री हैं, उसमें कितने मुसलमान हैं? मुझे आप बता दीजिए, मैं मान लूंगा। नहीं, मैं आपकी बात देखिए, हो सकता अभी एग्जैक्टली मुझे अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ 1-2 लोग हैं जिनको हमने प्राथमिकता दी है। उस पर अल्पसंख्यक वर्ग की, जो आप मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं, उसमें भी हमने प्राथमिकता दी। एग्जैक्टली मुझे नाम अभी नहीं याद आ पा रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं, अशोक जी कह रहे थे कि हमारे नेता दगे हुए कारतूस हो गए। आदरणीय, एक हुंकार मारते हैं ना तो उत्तर प्रदेश उठ खड़ा होता है। आप कौन से सत्ते में जी रहे हैं मुझे तो ये नहीं पता है। मैं तो बस इतना कहूंगी कि 2027 के चुनाव में जिस प्रकार से 2022 में आप झूठी हवा बना रहे थे, वही हवा आप अभी देख लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। जिधर से निकल जाते हैं उधर से लोग
खुश हो जाते हैं और हर तरफ विकास की हवा बह रही है। आप लोग तो सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहिए। आप लोगों का काम क्या है? सुबह उठिए, एसी में आराम से मोबाइल की रील स्क्रॉल कीजिए, थोड़ा सा ट्विटर चलाइए, थोड़े से ट्वीट कर दीजिए। जनता के बीच में जाने लेना देना तो है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है, जनता के बीच में रह के अपनी योजनाओं को विस्तृत करती है, योजनाओं को अप्लाई करती है। ये वो पार्टी है। ये वो पार्टी नहीं है कि आप बैठे रहिए कमरों में और बाहर मत निकलिए और सुख भोगते रहिए और कोशिश कीजिए कि अपनी पैतृक संपत्ति पर जो मिल गई है उसको भोगने का कष्ट करें। और वही कर रहे हैं आप। और वही आपके जो आप जो अपेक्षा कर रहे हैं ना, आपकी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतनी परेशानी का सबक बना हुआ है कि उनके नेता उनसे मिलते नहीं है। ये तो सबसे ज्यादा समस्या का कारण है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी एक अच्छी टीम बना के अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमें क्रिटिसाइज करते हैं। यही तो काम है इनका। ठीक है, लेकिन विशाल जी, स्मृति ईरानी कमबैक कर रही हैं, वापस आ चुकी हैं। राहुल गांधी डर तो नहीं रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब सोच रहे हैं आप स्मृति ईरानी का कमबैक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। न केवल प्रभारी बल्कि राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया, बड़ी जिम्मेदारी यूपी के लिहाज से। और कह रहे हैं कि राहुल गांधी से दो हाथ करने के लिए फिर से तैयार हैं। एक बार मात दे चुकी हैं और फिर से मतलब फुल फॉर्म में हैं। अमित जी, सर्वप्रथम जहाँ तक मुझे जानकारी हुई कि आपके हिंदी खबर को 11 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदी खबर के परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और राजनीतिक बातों पे हम लोग जब आते हैं तो राजनीतिक बातों पे देखिए, ये हार के नाव ये हारे हुए सेनापतियों के नाम पर बीजेपी 2019 का चुनाव लड़ने जा रही है। आप देखिए, यदि मैं सिलसिलेवार में स्मृति ईरानी के पास बिल्कुल आराम से आऊंगा। नहीं, हार तो राहुल गांधी भी चुके हैं भाई, हार तो राहुल गांधी भी चुके हैं। तो इसका मतलब वो जो पीएम कैंडिडेट आप उनको मानते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के स्वघोषित पीएम कैंडिडेट हैं, तो मतलब नहीं, अभी फिर तो वो प्रधानमंत्री बनने लायक है ही नहीं। तो फिर तो वो प्रधानमंत्री बनने लायक है ही नहीं, क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं। राहुल गांधी हार गए और वायनाड से राहुल गांधी जीत भी गए। इस समय लोकसभा क्या कहते हैं, उस समय लोकसभा के सदस्य भी थे। लेकिन मैं आपको बता भाई, हराया किसने था भाई? स्मृति ईरानी ने हराया था ना, उनको याद होगा आपको 2019 में। बिल्कुल, मुझे बहुत कुछ याद है, मैं आपको बताना भी चाहता हूँ ना, आप थोड़ा धैर्य रखें। अच्छा, बोलिए, आप बोलिए। इनके जो महामंत्री हैं हरीश चंद्र द्विवेदी जी, उनको भी इंडिया गठबंधन हराने का काम किया है। 1 लाख वोट से ज्यादा से वोट से हारे थे। फिर इनकी राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी जी जो आई हैं, उनको हमारे केएल शर्मा ने भी 50,000 वोट से हराने का काम किया। अब इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी धौरारा से इंडिया गठबंधन के अनंत भदौरिया जी ने हराने का काम किया। अब जब इतनी हार की फौज बनाकर भारतीय जनता पार्टी उतरी उत्तर प्रदेश में, तो आज पीडीए जो जातीय समीकरण के साथ साथ अमित जी बात मुद्दों की भी होनी है। क्योंकि आज खुद देखिए, उत्तर प्रदेश जवाब मांगने आया है। रिजल्ट काल का समय है आज भारतीय जनता पार्टी का। आज भारतीय जनता पार्टी इनसे पूछेगा, उत्तर प्रदेश का आदमी इनसे पूछने जा रहा है कि भाई आपने संगठन में तो ओबीसी को जगह दे दी। आज आप इनको बताइए कि जो शिक्षक भर्ती 69,000 भर्ती हुई थी, उसमें ओबीसी की क्या स्थिति थी, उस पर भी आप बताइए। जो विश्वविद्यालयों में जो ओबीसी को लेकर उनको दरकिनार किया जा रहा था, चाहे वो इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ हो, उसमें भी आप बताइए। मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी भर्ती में ओबीसी का जो क्या दरकिनार किया गया, उसमें भी आप बताइए। बिजली विभाग में जो ओबीसी के पदों के साथ खेल हुआ, उसके साथ भी आप बताइए। पुलिस विभाग में भी जो ओबीसी और एससी के साथ खेल हुआ, तो ओबीसी आज ये भी पूछेगा कि ये भी बताइए कि जो प्रभु राम के मंदिर में चंदा चोरी हुई है, उस राम के मंदिर में ट्रस्ट में एक ओबीसी क्यों नहीं, आपको ये भी बताना पड़ेगा। तो आज खुद देखिए कि आज आपको मैं एक कहावत बताता हूं। एक बार, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश का देश राजनीतिक देश है, जाति समीकरण का प्रदेश है, और यहाँ पे जात के साथ साथ धर्म का भी बोलबाला है। और इसका चुनाव बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाते हुए आपको दिखी है। एक लाइन के साथ शुरुआत करूंगा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इति रावण घर दिया ना बाती। मतलब 13 युग में जो प्रभु राम के घर में जब चोरी हुई थी, तो उस चोरी करने वाले रावण का पूरा समूल वंश नाश हो गया। उनके घर में दिया जलाना, बाती जलाने वाला कोई नहीं हुआ। फिर प्रभु राम के घर में चोरी हुई है। मैं पूरे होश और हवास में कहता हूं कि उनके प्रभु राम के घर चोरी करने वालों का पूरा समूल वंश नाश होगा। ये उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश है जहां पर आप खुद देखिए 2010 में नहीं तो राम जी कांग्रेस पार्टी पर भी तो कृपा नहीं बरसाएंगे ना भाई। राम जी से कांग्रेस पार्टी ने भी दूरी बना रखी है। वो बात अलग है कि भाई इसको भुनाने के लिए
ताकि आपको, क्योंकि भाई सरकार को घेरने का एक मुद्दा आपको मिल चुका है, बस आप वहीं तक सीमित है ना। ये तो आप भी जानते हैं कि राम जी की कृपा तो आपको भी नहीं मिलने वाली है, आपके ऊपर नहीं बरसेगी। देखिए, धर्म की रक्षा करना हर मानव का कर्तव्य है, और धर्म के नाम पे लूट करना, उसको सजा देना, ये भी हर मानव का कर्तव्य है। और बात रही धर्म विपक्ष के लिए आस्था का विषय है। बात आती है मुद्दों की। अब मैं आपको बताता हूं 2010 में, अब इनको जनता के मौका देगी, आप ये भी थोड़ा सुन लीजिए। इस समय जो जेनजी है, जो देश का युवा है, जिसको इन्होंने दिमागी नक्सल कहा है, वो बदला लेने के लिए पूर्ण रूप से बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि साहब आइए। अच्छा, ये आपको कैसे, नहीं, ये आपको कैसे पता कि नहीं, विशाल जी, ये आपको कैसे पता? विशाल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं आ रहा हूं, अपर्णा जी आ रहा हूं आपके पास। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई जैन जी को प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल कहा है, या दिमागी नक्सली कहा है, या किसी और को कहा है, ये आपको कैसे पता? अरे साहब, राजनीतिक व्यक्ति हैं हम लोग, हवा देख के लोग बता सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री ये बता सकते हैं कि जो क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप की स्पष्ट हो गया होगा, नहीं बता सकते हैं, हम इतना तो बता ही सकते हैं ना। और आप सुनिए, युवाओं ने क्यों मूड बना रखा। 2010 में बीएड की जो परीक्षा थी लीक, यूपी पीसीआर परीक्षा 2018 लीक, यूपी टेट 2021 लीक, नेपाल भर्ती 2022 लीक, यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्राइवेट शिक्षा भर्ती लीक, 2024 पुलिस भर्ती कांस्टेबल भर्ती लीक। लाइन है, पढ़ूंगा, इतनी बड़ी लाइन है, यदि पढ़ने पे जाऊंगा तो पूरी डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। ओबीसी के साथ धोखा, ठीक है, पेपर लीक में युवाओं के साथ धोखा, बदायूं, उन्नाव, हाथरस, इनके जो ठीक है, पार्टी के लोगों ने जो चलिए आता हूं मैं आपके महिलाओं पास। के साथ जो बलात्कार किए हैं, उनका अपमान किया, उनको उत्पीड़न किया, उसका भी इतिहास 2029 में होने जा रहा है। और यदि आप लोगों समय यदि अभी देना चाहे तो और बताएं, यदि दूसरे राउंड में देना चाहे मैं भी और बताएं। नहीं, चलिए ठीक है। अच्छा, मैं आ रहा हूं अपर्णा जी, मैं आ रहा हूं। नवेद जी को भी, हाँ, नवेद जी को भी शामिल कर लेते हैं डिबेट में, उसके बाद मैं आता हूं आप सबके पास एक एक करके फिर से। नवेद जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो नितिन नवीन की नई टीम है, आपको लगता है कि ये टीम वो मादा रखती है कि समाजवादी पार्टी जो हुंकार भर रही है और 10 साल के जो जख्म हैं उनको भी भाई अब वो हरे हुए हैं, अभी उनको भरने का काम भी वो करेगी, उसके इंतजार में बैठी हुई है, तो क्या समाजवादी पार्टी को मात देने वाली ये टीम आपको नजर आती है? क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव को अभी 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा मुख्यमंत्री बनने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, कैडर की पार्टी है, और मेहनत से काम करती है। सामाजिक समीकरण पे उसकी बहुत अच्छी दक्षता रहती है, इस बात में कोई शक नहीं है। नितिन नवीन क्योंकि नए अध्यक्ष बने, काफी इंतजार के बाद उनकी टीम बनना स्वाभाविक थी, इसमें कुछ नया नहीं। दूसरी बात, जातीय समीकरण की जहां तक आपने बात कही, बिल्कुल सही है। बहुत पिछड़ों, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सबको साथ में लेके चले हैं। इससे लग रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश की भागीदारी बढ़ी। ये सारी चीजें बड़े आम चीजें हैं। जहां तक जाति का समीकरण की बात हुई, इस बात में कोई शक नहीं कि एक जमाना हुआ करता था जब भारतीय जनता पार्टी दशकों तक हाशिए पर थी, तब वो अपर कास्ट की पार्टी कहलाती थी। लेकिन सफलता के कदम जब भी वो आगे बढ़े, जब उसने सबको साथ में लिया, पिछड़ों को, दलितों को अपनाया और उनके विश्वास जीता। ये सिलसिला चला है राम मंदिर आंदोलन में, जहां पर पिछड़ों व दलितों ने आगे की भूमिका निभाई, जिसमें कल्याण सिंह जैसे बड़े नेता को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। उसी वक्त ये धारणा टूट गई थी कि अगड़ों की पार्टी है, और ये समीकरण और आगे अमित शाह जी ने 2016 में उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जम गए थे वो, और उन्होंने यहां का जो जाति का जो एक कब्जा था विपक्षी दलों का, समाजवादी पार्टी और बसपा का, उसे तोड़ा और पिछड़ों को, दलितों को, ऐसे अलग अलग जातियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया और उत्तर प्रदेश पर विजय हासिल की। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में एक हिंदुत्व का चेहरा जो है उसका प्रभाव रहा, और उत्तर प्रदेश में जड़ें जम गई भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी सारे फार्मूले लेके चलती है, हिंदुत्व के भी, विकास के भी, अगड़ों को भी साथ में लेके चलती है, पिछड़ों को भी साथ में ले चलती है, और उसी के तहत ये टीम बनी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो एक नया ट्रेंड बन गया था, केवल हिंदुत्व की बात जो हो रही थी, उसमें केंद्र ने कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया है। 2 मुस्लिम चेहरे जो नेशनल लेवल पे जिनको पद दिए गए हैं, उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश में केवल जो 80-20 का स्ट्रैटेजी योगी जी की थी, उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा है। सबको साथ में लेकर
मुसलमानों की दूरी को कम करने के लिए, दलितों पिछड़ों को अपने साथ में नहीं, लेकिन हमें इसके रहने लिए के लिए, इसके लिए तो ये तर्क दिया जा रहा है ना नवेद जी, इसके लिए तो ये तर्क दिया जा रहा है ना कि ये तो पसमानदा मुसलमान है जो भाजपा को वोट करता है, जो भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पसमानदा मुसलमान है ये, जिनको जगह दी गई है। देखिए, मैं कड़वी सच्चाई आपको बता दूं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कुंदर की जैसे कई सीटों पर जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी थी वहां भी भाजपा जीती, लेकिन मैं इसको अपवाद मानता हूं। और मैंने ये बहुत करीब से देखा है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, चाहे आप उनको सिर पे बैठा दो, उनके परिवार का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है। ये कड़वी सच्चाई है। और योगी आदित्यनाथ जो एक बहुत बड़ा फायर ब्रांड चेहरा है और जिसने विकास के लिए भी काम किया है, हिंदुत्व के लिए भी काम किया है, उनके होते हुए मुसलमान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और एक तरफ एकजुट होकर समाजवादी या गैर भाजपाई को वोट ना दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल संभव नहीं है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का परिवार भी भाजपा को वोट नहीं देता। मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि वो अपवाद है कि कुछ सीटों पर जहां मुस्लिम आबादी थी वहां भाजपा जीती। अब उसके पीछे तमाम सवाल भी उठते हैं, लेकिन ये बात सच है कि जो स्ट्रेटजी योगी जी की थी उसको थोड़ा सा ब्रेक केंद्र ने लगाया है और वो जाति के समीकरण को आगे ले जाना चाहते हैं। अब क्योंकि हिंदुत्व की धार कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रही है। और एक बात मैं और कह दूं, चाहे पीडीए हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का जाति का समीकरण, अभी जो हवा चल रही है 2 महीने से, यहां पर मुझे लग रहा है पीडीए और भारतीय जनता पार्टी की जाति की सारी धारें कमजोर हो जाएंगी। और ये चुनाव, अगला चुनाव जो है वो शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर होगा। और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की, बसपा की या भारतीय जनता पार्टी की हो, वो टूटेगी। जाति की गणित नहीं चलेगी, धर्म की बिल्कुल नहीं चलेगी। और एक नए तरीके का वोटर, एक नई तरह की फिजा 2027 में नजर आएगी। ओके, मतलब मैं समझ रहा हूं, मतलब आप जंतर मंतर को इसमें शामिल कर रहे हैं, आप इसमें झारखंड को भी शामिल कर रहे हैं और यूपी के अंदर भी जगह जगह जो हम देख रहे हैं, जो जैन अल्फा हैं, उनकी तरफ से कई जगह ये प्रोटेस्ट किया गया। होने लगा। मैं समझ गया, आप उसी की बात कर रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूं, मतलब आप यही बात कर रहे हैं। इसीलिए आपको लगता है कि अब वोटर जो है वो जागरूक हो गया है, खासतौर पर युवा, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि युवाओं पर किस तरीके से सभी पार्टियों का फोकस है। और अभी जो भाषण हुआ, जो स्पीच दी थी योगी जी ने, उसमें उन्होंने जेनजी का जिक्र किया और जेनजी का जिक्र करके उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए सरकार हमारी एक पॉलिसी लाने वाली है। तो इससे समझ आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं सहमत हूं इस बात से। आप बोलिए अपर्णा जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप, बोलिए। देखिए, बात हो रही थी धरती पर किस प्रकार से लीक। दरअसल ये जो लीक का सिस्टम शुरू हुआ या फिर नकल माफिया का सिस्टम शुरू हुआ है 1993 से शुरू हुआ है, और ये सब जानते हैं किस वजह से शुरू हुआ है। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने सरकार आने के लिए उन्होंने लोगों से कहा था कि मैं सेंटर को केंद्र कर दूंगा अगर हमारी सरकार आती है, उस वजह से सत्ता में आए। फिर वहां से शुरू हुआ पर्चियों पर नौकरी देना, फिर वहां से शुरू हुआ 3 लाख रुपए से नौकरी देना। मैनपुरी के आसपास के 4-5 जिले थे, उन्हीं के कुछ 100 परिवार थे, उनमें से। लेकिन अपर्णा जी, इसलिए तो जिम्मेदारी आपको मिली। इन्होंने ये जो पाप किया था, ये जो घोर पापी थे, इनको किनारे कर दिया। अब इसीलिए तो आपको मौका मिला भाई, 10 साल से यूपी में आप सत्ता में लगभग, वही बता रही हूँ, और केंद्र में 12 साल से हैं, तो इसीलिए तो मौका आपको दिया है। और अब अभी भी अगर ऐसी स्थिति है तो फिर बदला क्या क्या है, मैं बता रही हूँ आपको। जी, जिस भर्ती में हमने देखा था हमने शुरुआत की कि आखिर ये शुरू कहां से हुआ। शुरुआत पता होना हमारे जेन जी को बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आजकल जो देखते हैं वो आज करंट देखते हैं। जहां से दीमक लगा है शिक्षा व्यवस्था को, हमें वो बताना हमारी प्राथमिकता है और हमारी जरूरत भी है। अब हमने नौकरियां दी 9.5 वर्षों में, 9 लाख से अधिक हमने सरकारी नौकरी दी है, हमने इन्हीं जेन जीज को दी है। और अब कह रहे थे कि कौन सी भर्ती लीक नहीं हुई, मैं बता देती हूँ। पुलिस में हमने 2,19,000 पद जो लगातार भरे, सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालय 34,000 से ज्यादा पद भरे, राजकीय माध्यमिक पद 8,000 से, यूपीपीएससी 48,593, यूपीएसएससी 46,000, उच्च शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा में हमने डॉक्टरों की, नर्सिंग, पैरामेडिकल आदि, यूपीपीसीएल में हमने राजस्व, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी में सारी भर्तियां हुई है। इन्हीं की ये डिटेल है जो मैं बता रही हूँ, ये लीक नहीं हुए हैं। जो लगातार ही हम पर आरोप लगाते हैं हर जगह लीक हो जाता है, हर जगह लीक हो जाता है। अरे भाई, आपकी व्यवस्था में दीमक लगा हुआ है, हमने दुरुस्त किया है। अभी हमने सिपाही भर्ती सबसे बड़ी भर्ती कराई है। अच्छा। और उत्तर प्रदेश को हमने पुलिस व्यवस्था में अगर बात की जाए तो अपने खुद के ट्रेनिंग सेंटर
हमने बनवाए और उत्तर प्रदेश में ही भर्तियां कराई, हमने किसी और राज्य में नहीं भेजी। हमने इतनी अच्छी व्यवस्था हाई टेक्नोलॉजी के साथ अपने मकानों में अब रहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, अब उनको भटकना नहीं पड़ता है, उनको हमने ठीक है, बहुत हाई क्वालिटी की। ठीक है मैम, समय बहुत कम है मेरे पास, जल्दी से अशोक जी, समय कम बचा है, प्लीज अशोक जी आप बोलिए। जी, जो भी समय आप दे रहे हैं मैं बोल रहा हूँ उसमें। जी जी थोड़ा समय कमी बचा है आपके पास, हाँ, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ जी, और मार्के की बात बोल रहा हूँ आपके डिबेट में। जी जी बोलिए बोलिए। मैं स्पष्ट रूप से, अभी आपने जेन जी का चर्चा किया, जेन अल्फा की बात करी, आपने जो है, हम उसमें जेन एक्स भी जोड़ देते हैं। जेन एक्स और जेन जी ये दोनों तो वोटर हैं, लेकिन जेन अल्फा वोटर नहीं है, हाँ, वोटर भी नहीं है, और उस लड़कों को भी रोड पर भी है, रोड पर भी उसको वोट नहीं देना है स्पष्ट रूप से। लेकिन वो अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए, यानी कि जिस तरह शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त की गई है, सड़कें भी नहीं बनी है ठीक से स्कूलों में जाने के लिए, और टीचर की नियुक्ति भी नहीं हुई है, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के आज सड़कों पर रहा है, आपके नॉलेज में है, लखनऊ में रहा है। सच्चाई सर ये है कि इसका मर्दनी, इसका मतलब तो ये भी है ना, सच्चाई ये भी अशोक जी, सच्चाई ये भी अशोक जी कि जब आपको मौका मिला, 4 बार आपकी सरकार रही, अखिलेश यादव भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तब आपने भी नहीं किया। इसका मतलब तो यही है ना भाई, तभी तो ऐसे हालात हैं। इसका मतलब आपने भी काम नहीं किया। आप इंटरप्ट अकेले भाजपा के प्रवक्ता को, नहीं मैं कैसी बात है, के प्रवक्ता को आप सर शुरू मैंने आपसे किया, क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल मैंने आपसे किया था। विशाल जी समय बहुत कम है। विशाल जी राहुल गांधी कहते हैं यूपी में जो पेपर लीक हुए मैं टिप्स पे गिना सकता हूँ, उंगलियों पे गिना सकता हूँ, लेकिन अपर्णा जी कह रही हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं। जल्दी से, जितनी भर्तियां बताई हैं, मैं अपर्णा जी ने जितनी भर्तियां बताई हैं, आज इस भर्तियों को गंभीरता से देखिएगा। पिछले दलित पर डिबेट थी ना, तो पिछले दलित के हक को मारने का काम किया गया होगा भारतीय जनता पार्टी की जाती है। ऐसे चैनल से क्या फायदा? काम किया था सर, आप चलिए समय बचानी, जल्दी से नवेद जी, जल्दी से 10 सेकंड में कुछ कह पाए। नवेद जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका, क्लोजिंग कमेंट। है कि ऐसा नहीं है कि योगी सरकार ने कई बेहतर काम किए, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कई अच्छे काम हुए, बसपा में भी हुए, अपने जमाने में कांग्रेस ने भी अच्छे काम किए, लेकिन शिक्षा नीति पर सब आंखें बंद किए हुए थे, और जाति और धर्म और तमाम चीजों का जो एक आभा मंडल बना हुआ था। तो अब बात निकली है तो दूर तक जा रही है। ठीक है, अब सरकारी स्कूलों की भी बात हो रही है, प्राइवेट स्कूलों की भी बात हो रही है, यूनिवर्सिटी। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है, माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट इस नितिन नवीन की जो नई टीम है 8 सदस्यीय यूपी के अंदर खासतौर पर, क्या उसमें खोज ली गई है? 2027 में क्या चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है? क्या मुकाबला कांटे का होगा या फिर बीजेपी उसी तरीके से पार हो जाएगी जो पिछले 10 साल से लगभग हम देख रहे हैं, क्योंकि 10 साल अब सरकार को होने वाले। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।